अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अच्छा जी, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट हमारे साथ है आइडेंटिफाई फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर विद इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी टिश्यू, डिस्क्राइब कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, discuss lifespan related change and problems in respiratory function and cardiovascular system, describe nursing measure to ensure a patient airway, recognize the emergency related to respiratory and cardiovascular system, explain ways that caregiver can decrease to exposure of client to infection, differentiate between medical and surgical asepsis, apply nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory function and cardiovascular function। अच्छा जी, तो हमारे साथ ऑक्सीजनेशन क्या चीज़ है? ऑक्सीजनेशन अ क्लियर ऑर्डरलेस गैस that constitute approximately 21% of the air we breathe as necessary for proper functioning of all living cells। ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे साथ क्या है, एक क्लियर ऑर्डरलेस गैस है जो कि हमारे साथ एयर में जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें 21% मौजूद होता है और जो कि हमारे लिविंग रहने के लिए, हमारे सेल्स को लिविंग रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सीजनेशन क्या चीज़ है? द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल्स। ऑक्सीजन का डिलीवरी करना बॉडी में टिश्यू और सेल्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। एज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ, और रोज़ ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए और अच्छी सेहत के लिए। फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब ऑक्सीजनेशन का फिजियोलॉजी क्या है? द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एज a process that depend upon the interplay of the pulmonary, hematologic and cardiovascular system। The delivery of oxygen to the body cells, और ऑक्सीजन का डिलीवरी करना कब तक? बॉडी सेल्स तक, is the process that depend upon the interplay of the pulmonary, hematologic and cardiovascular system। ये इस पे डिपेंड करता है। Especially the process involved include ventilation, alveolar gas exchange, oxygen transport and delivery and cellular respiration। Especially the process involved, और इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? वेंटिलेशन, alveolar gas exchange, oxygen transport and delivery and cellular respiration। The absence of oxygen can lead to cellular tissue and oxygen death। अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाए, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए या ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक ना जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? सेलुलर टिश्यूज़ या ऑर्गेनिज्म का डेथ हो सकता है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। अब एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या है रिस्पायरेशन का? रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट एंड इन्वॉल्व फॉलोइंग कंपोनेंट्स। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, और उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स है जो कि हमारे साथ नीचे दिए गए हैं। एक है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन ब्रीथिंग, मोमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जब मोमेंट ऑफ एयर होता है इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन क्या है? इनहेलेशन। जब हम सांस को इन करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन क्या चीज़ है? एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन को कहते हैं। ये ब्रीथिंग आउट जब हम करते हैं तो उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं या एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन अल्वेलाई एंड ब्लड। जब अल्वेलाई और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। और जब ब्लड एंड टिश्यू के दरमियान O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाए तो उसे हम इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। द एयरवे इज बिगिन एट नोज एंड एंड एट टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। अच्छा जी, एयरवे जो है ना वो स्टार्ट होता है नोज से
और फिर ख़त्म कहाँ पे होते हैं, ब्रांक्यूल्स पे, जो कि लंग्स में ब्रांक्यूल्स होते हैं, वहाँ पे एयरवे का ख़त्म होती है, एयरवे ख़त्म होती है। एयरवे प्रोवाइड अ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एयरवे जो है ना वो एक रास्ता देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। रेस्पिरेटरी ट्रैक एयरवे इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में ये तकसीम हुई है। जैसे कि हमारे साथ एक है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जिसे हम URT कहते हैं, और एक है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो कि हम क्या कहते हैं, LRT। URT या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड एपिग्लॉटिस। जो हमारे साथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो नोज पे, फेरिंक्स पे, लैरिंक्स पे एंड एपिग्लॉटिस पे कंसिस्ट होता है। The main function is to warm, filter and humidify inspired air। और इसका काम क्या है, ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का काम ये है कि ये हवा को गर्म करता है, ये जो हम सांस लेते हैं इसके हवा को गर्म करता है एंड फिल्टर करता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक LRT कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स एंड लंग्स। और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, एक है इसमें एक ट्रेकिया आती है, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स एंड लंग्स। इट्स मेजर फंक्शन आर कंडक्शन ऑफ एयर, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ एयर एंड सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। अच्छा जी, ये देखो ये हमारे साथ है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये देखो ये हमारे साथ नज़ल कैविटी है, फिर उसके बाद हार्ट फ्लैट्स है, नॉस्ट्रिल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रिकिया, राइट लंग एंड प्लूलर कैविटी। ये प्लूलर कैविटी है। अब लेफ्ट के साइड पे क्या होता है, सॉफ्ट फ्लैट, एपिग्लॉटस, ग्लॉटस, एसोपेगस, लेफ्ट लंग, लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस एंड टर्शरी ब्रांकस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन। अब हमारे साथ ऑक्सीजनेशन किस चीज़ का असर होता है ऑक्सीजनेशन पे, तो एक तो एज है। एज की वजह से हमारा जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, जो ऑक्सीजन का इन होना या आउट होना, ये डिस्टर्ब होता है। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है, एज है। ऑक्सीजनेशन स्टेटस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज। ऑक्सीजनेशन स्टेटस क्या होता है, असर होता है, उस पर असर होता है एज का भी। ओल्डर एडल्ट आर आल्सो मोर ससेप्टेबल टू रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ डिक्रीज एक्टिविटी इन द सिलिया। अच्छा जी, जो ओल्डर होते हैं हमारे साथ, जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं, तो उसका क्या होता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन उसे जल्द हो जाती है, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी ऑफ सिलिया है वो काम छोड़ देता है या काम करना कम कर देता है, विच नॉर्मली आर एन इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। जो कि हमारे साथ क्या है, नॉर्मली आर एन इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म में। अदर चेंज इंक्लूड द फॉलोइंग, और अब हमारे साथ अदर चेंज भी है एज की वजह थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है उसमें। चेस्ट वॉल एंड एयरवे बिकम मोर रिजिड एंड लेस इलास्टिक, डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। उसका जो मसल स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता है, जो कि यंग में या जिसका एज कम होता है उसमें थोड़ा उसका मसल स्ट्रेंथ जो है ना वो इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा होता है। एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। अब हमारे साथ एनवायरमेंट का क्या असर है ऑक्सीजनेशन पे या ऑक्सीजन के प्रोसेस पे। एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अ क्लाइंट ऑक्सीजनेशन स्टेटस। और एनवायरमेंटल या उसका जो लाइफस्टाइल फैक्टर है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेशन स्टेटस को अफेक्ट करता है एक क्लाइंट का या एक पर्सन का। क्लाइंट हु आर एक्सपोज टू डस्ट, एक इंसान जो कि डस्ट से रिलेटेड जगहों पे काम करता है या एनिमल डेंजर्स पे काम करता है या एस्बेस्टोस पे आर टॉक्सिक, या वो एस्बेस्टोस को मतलब इनहेल करता है, या टॉक्सिक केमिकल इन द होम और वर्क प्लेस आर इट इंक्रीज रिस्क फॉर अल्टरेशन एंड ऑक्सीजनेशन। या वो ऐसी जगहों पे काम करता है जहाँ पे केमिकल्स होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है, या उसका घर जो है ना वो एक कारखाने या इंडस्ट्री के करीब होता है, तो उससे उसका जो मतलब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। इंडिविजुअल हो एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल आर इमोशनल स्ट्रेस आर हु आर ओबीज आर अंडरवेट। अच्छा जी,
अब हमारे साथ इमोशनल स्ट्रेस की वजह से या फिज़िकल या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी थोड़ा ऑक्सीजनेशन प्रोसेस पे असर होता है। जैसे कि अगर एक बंदा है वो अंडरवेट हो गया, वो मतलब वो थोड़ा मोटा हो गया, तो उससे क्या होता है, वो उससे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ सकता है। और आल्सो सब्जेक्ट टू चेंज द ऑक्सीजनेशन स्टेटस, वो भी ऑक्सीजनेशन स्टेटस को क्या करता है, इफेक्ट करता है या चेंज करता है। Smokers and those exposed to second-hand smoke should be questioned as to the type and amount of tobacco and number of air or exposure। अच्छा जी, अब हमारे साथ अगर कोई बंदा है वो स्मोकिंग करता है या कोई दूसरा बंदा है जो कि सेकंड हैंड स्मोकर, मतलब जो खुद स्मोकिंग नहीं करता लेकिन वो स्मोकर्स के साथ रहता है या स्मोकर्स के पास रहता है या स्मोकर्स से कोई ताल्लुक़ रखता है, तो उसका भी क्या होता है, ऑक्सीजनेशन सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। हेल्थ स्टेटस, अब थर्ड वन क्या है, हेल्थ स्टेटस है। एंड द हेल्थी पर्सन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन टू मीट द बॉडी नीड्स। अच्छा जी, अब हमारे साथ एक हेल्थी पर्सन है और उसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन टू मीट द बॉडी नीड्स, जो कि उसके लिए, उसके बॉडी के लिए जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है उसको नहीं मिलता है, उसको सफिशिएंट मतलब कम होता है उसका जो ऑक्सीजन लेवल है, तो क्या होता है, डिक्रीज द ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम में डिक्रीज आ जाता है। हाउएवर कैन एडवर्सली अफेक्ट द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, और उसकी वजह से उसका जो ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है वो भी इफेक्ट होता है। मेडिकेशन की वजह से ऑक्सीजनेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशन कैन डिक्रीज द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन। अब अगर कोई बंदा ज़्यादा मेडिकेशन लेता है तो उससे क्या होता है, डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन, तो उससे रिस्पिरेशन का जो मतलब जो रिस्पिरेशन है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन हैविंग दिस इफेक्ट आर दी एंजाइटी ड्रग्स, और हमारे साथ ज़्यादातर एंजाइटी का जो ड्रग्स होता है वो ज़्यादा असर पड़ता और ज़्यादा असर करता है किस चीज़ पे, ऑक्सीजनेशन पे। अच्छा जी, when administering these, the nurse must carefully monitor respiratory stress, especially when the medication is begun or when the dose is increased. When administering these, the nurse must carefully monitor respiratory system, और जब ये हमारे बॉडी को अंदर करता है, ये जो एंजाइटी वाले ड्रग्स है, अगर ये हमारे बॉडी को अंदर करता है या एक पेशेंट के बॉडी को अंदर करता है, तो नर्स के लिए क्या ज़रूरी है, नर्स को चाहिए कि वो उसका जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको पहले चेक करे, स्पेशली व्हेन द मेडिकेशन इज़ बिगिन, और स्पेशली उस टाइम चेक करना चाहिए या मॉनिटर करना चाहिए जब उसको मेडिकेशन स्टार्ट करता है, और व्हेन द डोज इज इंक्रीज, या उसका जो एंजाइटी वाला डोज है वो इंक्रीज करता है, तो उसको चाहिए कि वो क्या करे, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करे। ओल्डर क्लाइंट आर at high risk of respiratory depression and hence usually require reduced dosage. Maintaining healthy oxygenation, encourage client to number first leave window open for ventilation instead of using an air conditioner or humidifier। अच्छा जी, अगर कोई बंदा है और उसका जो मतलब वो चाहता है कि मेरा ऑक्सीजनेशन स्टेटस मेंटेन रहे, मतलब हेल्थी रहे, ठीक रहे, तो उसके लिए चाहिए कि एक तो उसका जो रूम में वेंटिलेशन है या उसके रूम में खिड़की है या एयर कंडीशन है वो यूज़ करे, वो खुला रहे या उसमें ऐसा वेंटिलेशन यूज़ करे ताकि उसमें हवा आ जाए रूम तक। Wear a mask when working with hazardous materials such as asbestos, और वो उसको चाहिए कि वो क्या पहने, मास्क पहने जब वो कारखानों में या ऐसी जगह पे काम करता हो जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल मौजूद होता है। लिमिट फिजिकल एक्सर्शन, इट काज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अच्छा जी, और फिज़िकल एक्सर्शन को क्या करना चाहिए, उसके लिए लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर उससे क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होता है। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, उसके लिए
चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नए नए अपडेट आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।